हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम दिवाकर कुमार सिंह है और मैं आपको फर्स्ट ईयर में एंसेंट इंडिया पढ़ाता हूँ। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 एडी जो फर्स्ट पेपर है एंसेंट इंडिया फर्स्ट ईयर का, उसमें हम लोग ट्रांजिशन डिबेट को डिस्कस करेंगे। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने ट्रांजिशन के बारे में समझाया था कि ट्रांजिशन क्या है। जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, टर्म ट्रांजिशन का क्या मतलब है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल के बाद जो स्थिति बनती है, सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ जिस तरह की होती है, उसको भारतीय इतिहासकारों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। और वह एक ऐसा काल है जिसको सामंतवाद का काल भी माना गया है। और यह मान्यता और ये थियराइजेशन जो है वो एक कहें तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से निकल के आती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह से पीरियडाइजेशन का जो डिबेट है, हम कैसे बांटते हैं इतिहास को, और इतिहास के अलग अलग चरणों को, स्टेजेस को, जिसको हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक कहते हैं। तो इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां रही है इन तीनों कालों को समझने का, चेंजेस इन कॉन्टिन्यूटी को समझने का, वो कैसे रहा है, उसको अगर हम मैंने पिछले लेक्चर में आपको जेम्स मिल से लेके और 60s और 70s तक के इतिहास लेखन को के बारे में मैंने डिस्कस किया था। हम लोग फर्दर इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये जो फ्यूडलिज्म डिबेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन में सामंतवाद शब्द एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर एस शर्मा की किताब आई इंडियन फ्यूडलिज्म, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। हालांकि आर एस शर्मा से पहले डी डी कोसाम्बी ने सामंतवाद को देखने की कोशिश की थी। उनकी एक पुस्तक आई, एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडिया 1956, जिसमें उन्होंने सामंतवाद को दो चरणों में देखने की कोशिश की। उन्होंने दो टर्म दिया। उनका जो थियोराइजेशन था वो था फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव एंड फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। शर्मा और डी डी कोशाम्बी में एक डिफरेंस है। शर्मा जहाँ भारतीय सामंतवाद की रूपरेखा, उसकी संरचना को एक यूनिवर्सल फॉर्म में देखते हैं, एक सर्वव्यापकता में देखते हैं, वहीं कोशाम्बी इसको पैन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते हैं। वो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं। तो शर्मा और डी डी कोशाम्बी में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। स्टेट फ्यूडलिज्म फ्रॉम एबव का क्या मतलब है? फ्यूडलिज्म फ्रॉम एबव का मतलब है कि लैंड ग्रांट सिस्टम जो दिया गया, या जो सामंतवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसमें जो राज्य के द्वारा जो लैंड दिया गया, ग्रांट दिए गए, वो मिलिट्री ऑफिसर्स को दिए गए, प्रिस्ट को दिए गए, बड़े बड़े राजकीय जो ओहदे वाले व्यक्ति थे उनको दिए गए। इसको स्टेट एबव फ्रॉम द फ्यूडलिज्म फ्रॉम द एबव कहते हैं। और बिलो का मतलब वो है, ये है कि जो ग्रांट या ये व्यवस्था जब आम लोगों को दी गई, ग्रुप्स को दिया गया, और इस तरह से उन्होंने फ्यूडलिज्म फ्रॉम एबव एंड फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो कहा है। आर एस शर्मा की भारतीय सामंतवाद ने इतिहासकारों में एक तरह से कहें तो
दो तरह की स्थिति को पैदा की। एक ऐसे लोग थे जो आर एस शर्मा को पूरी तरह मानते थे, आर एस शर्मा की विचारधारा, आर एस शर्मा के इतिहास लेखन से संतुष्ट थे और उन्होंने उसको फर्दर एक्सपेंड किया, जैसे बी एन एस यादव, के एम श्रीमाली, और भी कई लोग हैं, डी एन झा कुछ हद तक, लेकिन उन्होंने फेडरलिज्म वर्ड नहीं यूज़ किया था। लेकिन आर एस शर्मा के क्रिटिक भी कई लोग रहे, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम शुरुआत करें तो डीसी सरकार को हम पहला क्रिटिक कह सकते हैं। और इन डीसी सरकार, दिनेश चंद्र सरकार, जो इफिग्राफी के एक बड़े स्कॉलर रहे, उन्होंने ये कहा कि लैंडलॉर्डिज्म जो है उसको सामंतवाद के साथ कंफ्यूज वे में देखा गया है। सो लैंडलॉर्डिज्म कंफ्यूज्ड विथ feudalism, and he offered extensive critique of R.S. Sharma's hypothesis of Indian feudalism. शर्मा जी के भारतीय सामंतवाद को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों ने जो उनके क्रिटिक थे, उन्होंने ये भी कहा कि ये एक तरह से यूरोपियन मॉडल्स का एक प्रतिरूप है, जिसमें मॉरिस टॉब, जॉर्ज डूबी या हेनरी प्रियाने, ये तमाम सारे इतिहासकार जो हैं, जो यूरोप के संदर्भ में सामंतवाद को देखने की कोशिश करते हैं, शायद उसी रूपरेखा में, उसी तरह की संरचना में भारतीय इतिहास को आर एस शर्मा ने देखने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं हरवंश मुखिया को। उन्होंने एक अपना प्रेसिडेंशियल डिबेट में, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के प्रेसिडेंट डिबेट में, उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया जिसका टाइटल था वॉज फेडरलिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने भारतीय सामंतवाद के को लेकर के एक बड़ा प्रश्न किया, क्या भारत में सामंतवाद था भी या नहीं, और उन्होंने उसको कंपेयर किया। बाद में ये डिबेट बहुत आगे तक चला। फिर शर्मा जी, आर एस शर्मा ने भी उनको जवाब दिया और इस तरह से ये डिबेट चलता रहा। डी एन झा की एक किताब आई, द फ्यूडल ऑर्डर, और फ्यूडल ऑर्डर में डी एन झा ने बहुत सारे लेखों को रखा और फिर वह एक तरह का, ये इस तरह के लेख थे जो संपादित किए थे जिसमें फ्यूडल ऑर्डर को दिखाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से ये डिबेट जो है चलता रहा। एक और बड़े क्रिटिक जो फ्यूडलिज्म के हुए, जिनका नाम है बी डी चट्टोपाध्याय। बी डी चट्टोपाध्याय ने भी आर एस शर्मा के इंडियन फ्यूडलिज्म मॉडल को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि इस तरह से हम नहीं देख सकते हैं कि जिस तरह से आर एस शर्मा ने फॉर्मुलेट किया है, ये एक यूरोपियन सेंट्रिक मॉडल है जिसको नहीं माना जा सकता है। और उन्होंने उसके कई सारे रीजन्स दिए, कई कारणों की उन्होंने बात की। लैंडस्केप फ्यूडलिज्म मॉडल का दो बेसिस है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन। शर्मा कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था। बी डी चट्टोपाध्याय ने कहा नहीं, डिसइंटीग्रेशन नहीं, ये इंटीग्रेशन भी है, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटी उन्होंने कहा। और उन्होंने फर्दर उसको एक्सप्लेन किया और कहा कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि नए स्टेट्स का, जिसको आप कहते हैं कि विखंडन हो रहा है, वहीं बी डी चट्टोपाध्याय के अनुसार वो एक नए राज्यों की निर्माण की प्रक्रिया को भी बताता है। वो नए राज्य क्या थे? वो नए राज्य जो थे, उड़ीसा के स्टेट्स फॉर्मेशन को उन्होंने देखा, राजस्थान के स्टेट फॉर्मेशंस को देखा। इस तरह से ये डिबेट चलता रहा। आर एस शर्मा ने जब हरवंश मुखिया को चैलेंज, उन्होंने जवाब दिया हाउ फ्यूडल वाज इंडियन फेडरलिज्म, इस तरह का उन्होंने एक
स्कॉलरली आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने हरवंश मुखिया को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से मैं ये कहता हूँ कि भारतीय संविधान था। उन्होंने कई उदाहरण दिए। अगर हम इतिहास लेखन के बारे में फर्दर बात करें तो फ्यूडलिज्म को लेकर के और कई सारे चीज़ें आई। जैसे उदाहरण के लिए शर्मा 3-4 बातों के को बल देते हैं। 1987 में आर एस शर्मा की किताब आई अर्बन डिके शहरों का पतन, और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हम देख सकते हैं कि शहरों का ह्रास हो रहा था, शहर जो है वो ख़त्म हो रहे थे, और शहर के ख़त्म होने का क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध और चौथी शताब्दी तथा चौथी शताब्दी में से जो प्राप्त हो रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उसमें नगर की प्रक्रिया प्रतिबिंबित होती है। और उन्होंने इसको लेकर के कई पुरालेख, शिल्पकार, बहुत सारे ऐसे जो लोग जो अर्बन एरियाज, कई सारे पुरालेखों में शिल्पकार और व्यवसायों के संदर्भ बहुत कम मिलते हैं। सो वी हैव लेस एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड द अर्बन सिटीज इन द inscriptions, and that led Sharma to believe that it was urban decline. He further elaborated by citing many compelling evidence from texts like Brihad Samhita, then Kalidas Raghuvans, then many other texts, where he seems to suggest that due to decline of long distance trade, it was declined, the trade was declined, and further the urban cities were declined. Now these assumptions have been questioned by many historians, including B.D. Chattopadhyay, Ranveer Chakravarti, and all. There are less archaeological evidence to suggest that this kind of decline took place.